अंततः वही हुआ जिसकी आशंका थी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। सदन में 4 दिन से हंगामा ही चल रहा है। हंगामा नर्सिंग घोटाले को लेकर है। विपक्ष तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे को लेकर अड़ा है। सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायक एप्रिन पहनकर सदन पहुंचे, चर्चा की मांग की। दूसरे दिन इस पर चर्चा हुई। तीसरे दिन बजट पेश हुआ तो इस दौरान भी नर्सिंग घोटाले की गूंज रही। चौथे दिन भी इसी मसले को लेकर शोर शराबा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्य के उन पर आरोप लगा रही है। उनके जिस पत्र का हवाला देकर अमानक कॉलेजों की मान्यता देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें छात्रों की संबद्धता का जिक्र है, मान्यता का नहीं। मान्यता नर्सिंग काउंसिल ने दी है, जो स्वायत्त संस्था। सारंग ने कहा कि सदन में विपक्ष के सभी आरोपों का तथ्यगत जवाब दिया जा चुका है। उन्होंने विपक्ष पर बेवजह हंगामा करने और इसके पीछे बड़ी साजिश होने का आरोप लगाया। लगभग 15-17 विधायकों ने मुझ पर लगातार प्रहार किए। जब मैंने बिंदुवार जवाब दिए तो उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। उनकी सभी बातों का तथ्यात्मक रूप से खंडन किया गया, पर जब मामला टाँय फिस हो गया, जब गुब्बारे से पूरी हवा निकल गई, गुब्बारा पंचर हो गया, तो अब गुब्बारे में फिर से पंचर गुब्बारे में, फूटे हुए गुब्बारे में फिर से हवा भरने का प्रयास किया जा रहा है। और चौथा जो पॉइंट है जिस पर वो बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय से संबद्धता के प्रकरणों के निराकरण हेतु विद्यार्थियों के हित में पुनर्विचार किया जाना। और उसमें भी क्या लिखा है कि इसी सन में यदि किन्हीं कॉलेजेस ने फीस जमा कर दी है तो उनके छात्रों का समय से परीक्षा हो जाए, उनका भविष्य खराब ना हो जाए, इसलिए यूनिवर्सिटी इनके एफिलिएशन के लिए, संबद्धता के लिए पुनर्विचार करे। मैंने कोई निर्देश नहीं दिए, पुनर्विचार करे। उधर इस मामले को सदन में उठाने वाले कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने पीसी कर सारंग की बातों का खंडन किया। जयवर्धन ने नर्सिंग घोटाले से जुड़े 3 कागज के सेट दिखाते हुए आरोप दोहराया कि सारंग ने ही मानदंडों का पालन न करने वाले नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने की सिफारिश की और अब सरकार उन्हें बचाने की कोशिश में जुटी है। पहला सेट माननीय पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के कार्यालय के द्वारा जो पत्र दिया गया था, पहला वो पत्र है। दूसरा जो आपको ये आदेश दिया गया है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की तरफ से, और तीसरा वही यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मलय नर्सिंग कॉलेज का मान्यता और संबद्धता का जो पूरा अलग अलग वर्ष, अलग अलग समय में उसकी क्या स्थिति थी कि 15 दिसंबर 2022 को एक पत्र जारी किया जाता है। उस पत्र के अगर आप चौथा बिंदु देखें, स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिन कॉलेजों को वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 में संबद्धता नहीं मिली है, उन कॉलेजों के संबद्धता पर पुनः विचार किया जाए। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक से विधानसभा के सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। इनमें अधिकतर हंगामेबाजी ऐसे मसलों पर होती आई है जिसमें शोर शराबे के अलावा विपक्ष के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। सदन का वो बहुमूल्य समय जो जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए आरक्षित रहता है, जुबानी जमा खर्च में बीत जाता है। नर्सिंग घोटाला ऐसा ही मसला है जिस पर आरोपों प्रत्यारोपों के तीर तो जमकर चल रहे हैं, लेकिन सदन का समय जाया करने के अलावा कोई नतीजा सामने निकलकर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हंगामे का हथियार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगा एक और सत्र? क्या विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को बना लिया हंगामे का हथियार? नर्सिंग घोटाले पर चर्चा पूरी होने के बाद भी क्यों चल रहा सदन में हंगामा? क्या शोर शराबे से हो जाएगा नर्सिंग विवाद का हल?
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र, बजट सत्र अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन चिंता ये है कि नरसिंह घोटाले को लेकर एक गंभीर चर्चा हो जाने के बाद भी विपक्ष नरसिंह घोटाले को लेकर बहुत आक्रामक है। नरसिंह घोटाले पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। विपक्ष क्या चाहता है, चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकला है, मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि नरसिंह घोटाला निश्चित रूप से कोई भी घोटाला प्रदेश के लिए कलंक जैसा है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। अगर नरसिंह हंगामे पर गतिरोध के कारण कहीं विधानसभा का सत्र स्थगित होता है तो ये निश्चित रूप से उन सभी जायज प्रश्नों के साथ अन्याय होगा जिन पर विधानसभा में इस बार चर्चा हो सकती थी। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो बहुत ही वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभवी हैं और उसी के कारण ऐसा है कि इतना चर्चा इस पर हो पा रही है, सदन इस तरह से चल पा रहा है। उनके उसी अनुभव के कारण फिर भी भले ही मंथर गति से बढ़ रही हों चीज़ें, लेकिन चीज़ें बढ़ रही हैं। तो निश्चित रूप से उनकी वरिष्ठता को, उनकी निष्पक्षता का ख्याल करते हुए विपक्ष को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। इस विषय में निश्चित रूप से जो दोषी हैं, खासकर जो आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय है, मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है, वो तो घोटाले की जड़ है। इसमें तो मेडिकल यूनिवर्सिटी की बिल्कुल एक हाई लेवल कमेटी बना के इसकी बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का कलंक बर्दाश्त होना ही नहीं चाहिए। किसी भी योग्य छात्र के साथ अन्याय पूरे प्रदेश के भविष्य के साथ अन्याय है। तो हंगामे का हथियार ना बनाया जाए, उस हथियार से कहीं ना कहीं सदन के सत्र की हत्या हो जाएगी। यह विपक्ष को सोचना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, प्रखर वक्ता हैं शिवम शुक्ला जी, मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, लाठीवेल पटेल की अब काहेगी पंचायत? जब हो गई चर्चा तो अब कह तो दिया कि भाई चर्चा हो गई, सदन में रख ली बात, अब क्यों अड़े हैं? नहीं, सदन में बात रख ली तो उस बात का क्या निष्कर्ष निकला? विश्वास सारंग जी ने इस्तीफा दे दिया क्या? आप बोल रहे थे कि ये प्रदेश के माथे पर कलंक जैसा है। जब इतना बड़ा कलंक लग रहा तो धैर्य तो रखना ही नहीं चाहिए, धैर्य तो खोना ही चाहिए। जब ये कलंक एक बार लगे, दो बार लगे, बार बार लग रहा है तो इनकी रवैया पे तो प्रश्न चिन्ह उठता है ना। ये जांच की बात तो कह देंगे, विश्वास सारंग जी का इस्तीफा तो नहीं दिया ना। व्यापम जैसा महाघोटाला भी इसी सरकार की देन है, उसमें भी हजारों करोड़ों युवाओं का भविष्य चौपट में हो गया। पता नहीं अनेकों लोगों ने आत्महत्या कर ली और अनेकों लोगों की बड़ी रहस्यमय मौत हो गई। उन सबका पर्दाफाश नहीं हुआ। उस जांच का निष्कर्ष निकला कि हमने व्यापम का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया। और उससे क्या शिक्षा मिली? हम कैसे सोच लें कि इस बार की जांच कमेटी बड़ी उच्च क्वालिटी की जांच कमेटी जांच करेगी? पहले वाली जांच कमेटी का निष्कर्ष क्या निकला? व्यापम घोटाले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या सबक लिया कि पटवारी घोटाला कर दिया? फिर उससे क्या सबक लिया कि नरसिंह घोटाला कर दिया? उसके बाद क्या सबक लिया कि नीट घोटाला कर दिया? जिनकी फितरत में ही घोटाले करना है, जिनके फितरत में ही उनका एक स्लोगन बन गया चंदा लो धंधा दो, इलेक्ट्रॉन बोर्ड में इनका नारा है सबका साथ भाजपा का विकास, अपने कार्यालय को, अपने पदाधिकारियों को मजबूत करना है। उनको मजबूत करने का यही अनैतिक रास्ता भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। इसलिए हम तो आम जनता के लिए जो सड़क में हम उठा नहीं सकते मुद्दे, आप गिरफ्तार कर लोगे, वाटर कैनिंग कराओगे, धरने में बैठने के लिए पीसीसी के अलावा कहीं जगह नहीं दोगे कि हम धरना पर बैठ सके। लोकतंत्र में, संविधान में जो हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं उनका पालन भी तो हो नहीं पा रहा। तो हम सदन में क्या करें? चुपचाप बैठे रहें? ये झूठे लोग, बतौलेबाज लोग बोल देंगे हम जांच कर रहे हैं तो हम चुपचाप चले आए?
हम उस पीड़ा को महसूस किया है। हमारे नेता रोड रोड में, गांव गांव, रास्ते रास्ते में जाकर के भटका है, उस भावना को अपने अंदर आत्मसात किया है। इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं और आखिरी दम तक उठाते रहेंगे। जी, तो क्या कहेंगे शिवम जी? ये तो कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा का, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पूरा इतिहास मुझे जब मालूम है, लेकिन अखबारों से, समाचार पत्रों से, विद्वज्जनों से जो जानकारी मिली, विधानसभा के इतिहास में पहली बार ध्यान आकर्षण पर लगभग 5.5 घंटे की चर्चा हुई। विस्तार पूर्वक उस पूरे विषय पर बात आई। जो वर्तमान मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने प्रस्ताव पर, उस पूरे प्रकरण पर अपना विचार रखा। क्या स्थिति है, कैसे जांच हो रही है, कौन दोषी है, क्या था। विश्वास सारंग जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए, उन्होंने स्वयं सदन में खड़े होकर के पूरी संसदीय मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए एक एक बिंदु पर बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। उसके पश्चात अगर कांग्रेस के मन में कोई प्रश्न थे तो विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करके उनको अपने तर्कों को तथ्यों की कसौटी पर खरा उतारने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई तथ्यात्मक वहां पर विवरण नहीं था। जो ये नरसिंह घोटाले का जहां तक पूरा प्रकरण सामने आया, इसमें लगभग जो सीबीआई की जांच की गई उसमें 66 कॉलेजेस को अनफिट पाया गया। उसमें जो हमने देखा कि 39 से ज्यादा कॉलेजेस जो हैं उनकी मान्यता कांग्रेस के शासनकाल में दी गई थी। 18 के बाद से ही मान्यताएं प्रदेश शासन में यह सुविधा आई कि वह मान्यता दे सके। उससे पहले तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा मान्यता दी जा रही थी। 18 में कांग्रेस की सरकार आई, उस दौरान एक कमेटी का गठन किया जाना था, उस प्रक्रिया को नहीं फॉलो किया। अगर जो कांग्रेस ने व्यवस्था दी थी, कोविड का संकट आया, हमने उसको आगे बढ़ा दिया, वहां पर इस प्रकार की गड़बड़ी की सामने आई और हमने जो इस प्रदेश के बहुत ही जागरूक नागरिक हैं उनके द्वारा जब कोर्ट के माध्यम से, पीआईएल के माध्यम से पूरा प्रकरण सामने आया तो हमने जांच एजेंसियों का सहयोग किया। केंद्र स्तर पर हमारी सरकार है, सीबीआई को यह लोग बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन सीबीआई ने इस पूरे प्रकरण में स्पष्ट किया कि अगर उसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश रह जाती है तो सीबीआई उसकी कई स्तरों पर जांच करती है। सीबीआई तो खुद ही, सीबीआई के 10 अधिकारी जेल में। तो किसने जेल में डाला? कोई उसके लिए कांग्रेस ने तो सवाल नहीं उठाया था। सीबीआई के ही वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने कनिष्ठों की निगरानी की। तो यह तो दिखाता है कि पारदर्शिता है, कई स्तरों पर कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रखी जा सकती है। यह तो पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ सरकार काम कर रही है। अगर पवन पटेल जी आज जवाब मांगते हैं तो पहले जवाब देना चाहिए जो 40 कॉलेजेस की मान्यता इनके दौरान दी गई थी वह किस आधार पर दी गई थी। हम तो मान रहे हैं कि उसमें गड़बड़ी हुई है, विषय यह नहीं है कि इनके दौरान दी गई, हमारे दौरान दी गई। उसमें जो भी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग थे, अगर उनकी कहीं पर कोई भूमिका है, अगर कागज में उनका नाम रहा है, स्वाभाविक तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। रजिस्ट्रार्स को सस्पेंड किया गया है, कईयों की सेवा समाप्त की गई है और यह प्रक्रिया लगातार माननीय न्यायालय में जो विषय विचाराधीन है उस पे ऊपर सदन में इतनी लंबी चर्चा हो जाना ही अपने आप में इतिहास है। अन्यथा इसकी इजाजत विधानसभा का जो एक पूरा मैनुअल है उसमें भी नहीं है कि आप जो विषय न्यायालय में विचाराधीन है उस पर चर्चा करा सके। इसीलिए स्थगन प्रस्ताव की बार बार कांग्रेस के द्वारा मांग की जा रही थी, बावजूद उसके विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा स्थगन में नहीं, ध्यान आकर्षण में इनकी मांग को पूरा करते हुए चर्चा कराने का कार्य किया गया। अब उसके पश्चात कल जब प्रदेश का बजट प्रस्तुत हो रहा था तो स्वाभाविक तौर पर प्रदेश के व्यापक हित उससे जुड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश की आकांक्षाओं को किस रूप से हम आगे पूरा करने वाले हैं उस बजट में इन तमाम चीजों का विवरण था। लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने स्वयं तो नहीं सुने। बहुत सारे लोग पत्रकार जाते हैं, दर्शक बनकर के जाते हैं कि विधानसभा में बजट को सुनेंगे, वहां जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको लिखेंगे, अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन कांग्रेस के शोर शराबे के कारण जो लोग विधानसभा में उपस्थित थे, आप कांग्रेस के विधायकों ने स्वयं तो उसको समझने जानने का प्रयास नहीं किया क्योंकि अपना एक माइंडसेट बना करके आए थे। मैं सुबह एक डिबेट में बैठा था, नेता प्रतिपक्ष तो उप नेता प्रतिपक्ष उससे पहले ही बोल रहे थे कि इस बजट में ये नहीं है, वो नहीं। बजट पेश होने से पहले उनको मालूम था कि बजट की दिशा क्या होने वाली है। तो कांग्रेस एक अपनी मनोवृत्ति के साथ काम कर रही है जिसमें उनको जो सकारात्मक पहलू हैं, प्रदेश की जनता के विकास से जुड़े हुए पहलू हैं, वह नजर नहीं आ रहे हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर एक टेम्पलेट राहुल गांधी सेट कर रहे हैं उसको उमंग सिंगार जी यहां पर कहीं ना कहीं दोबारा से उसको पूरी तरीके से एक्ट में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी किस प्रकार से अपने साथी सांसदों को बोल रहे हैं कि आप वेल में जाइए, स्पीकर की आसंदी के सामने जाकर के धरना प्रदर्शन करिए। और कमोबेश अगर आप विधानसभा में रहते तो यही स्थिति आपको देखते हैं कि उमंग सिंगार और हेमंत कटारिया को अपने विधायकों के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करना पड़ रहा था कि 15 मिनट आप और शोर बचाइए, बस 15 मिनट का है, 15 मिनट में हम वॉकआउट करें, 15 मिनट आप और रुक जाइए। मतलब उनके विधायक तक तैयार नहीं थे कि अब इस प्रकार से जब बजट पेश हो रहा है, प्रदेश के व्यापक हित जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस आज इस मानसिकता और इस मनोवृत्ति के साथ काम कर रही है। बाकी यह जो पूरा नर्सिंग का प्रकरण है इसमें लॉ विल टेक इट्स कोर्स, जो भी दोषी हैं वह सामने आएंगे और उनके ऊपर विधि सम्मत तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारा फोकस प्रदेश के जो उसके भेंट प्रदेश का विकास नहीं चढ़ने पाए इस दिशा में है। मेडिकल में भी हमने देखा कि बजट में किस प्रकार से बढ़ोतरी
बढ़ोतरी की गई है, उसमें लगभग 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हर जिले में जो जिला अस्पतालों पर भार है उसको, जो मध्य प्रदेश में लगभग 365 के करीब ग्रामीण स्तर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहां पे शिफ्ट किया जा सके। यह तमाम चीजें हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर कांग्रेस इन विषयों पर चर्चा करे तो शायद कुछ बेहतर होगा। नर्सिंग है भाई साहब, नर्सिंग वाला है। करता बजट तो आपने एकदम ताबड़तोड़ लंबा चौड़ा सबसे बड़ा उधार लेके 88,000 करोड़। मेरी बात तो सुनिए, हो गया, अभी आ रहा हूं सर। मैं जरा बता डालेंगे। मैं रमेश शर्मा जी से समझता हूं। रमेश शर्मा जी, इतने गतिरोध के बाद सदन चल रहा है और सदन की कार्यवाही अभी तक चल रही है, तो सदन के जो मुखिया हैं, विधानसभा अध्यक्ष, वो चाहते हैं कि चर्चा हो। चर्चा पे एक कोई गतिरोध किसी वजह से ना हो, ताकि अगर कोई समस्या है उस पर चर्चा हो गई, लेकिन कई और भी चीजें हैं, किसानों के हितों से जुड़ी हुई, आम जनता के हितों से जुड़ी, छात्रों के हितों से जुड़ी। निश्चित रूप से कोई भी घोटाला प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, खासकर शिक्षा से जुड़ा पूरे भविष्य अंधकारमय होता है। कैसे पढ़ाता है गरीब आदमी बच्चों को। सरकार इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन सिर्फ इसी मुद्दे को न तो सत्ता पक्ष हथियार बनाए कि इसको लेके वो हंगामे को लेके स्थगित कर दे, और न विपक्ष हंगामे को इतना आगे बढ़ाए कि इसको लेकर स्थगित करना पड़े। क्या कहें? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। घोटाला हुआ है, इसमें तो कोई शक है नहीं। अब वो किसकी सरकार में हुआ, भाजपा में कितना हुआ, कांग्रेस में कितना हुआ, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन इसके लिए सदन की कार्रवाई को बाधित करना ये बिल्कुल उचित नहीं। उसका कारण है कि सदन के एक एक मिनट पर लाखों रुपया खर्च होता है। वो फिर हंगामा होगा, हंगामे से विपक्ष को ये लाभ तो मिलता है कि उनको मीडिया में अच्छा स्थान मिलेगा हंगामे से, लेकिन उसमें सरकार को फायदा होता है, सरकार को उत्तर देने का मौका नहीं मिलता। और कई बार ऐसा होता है कि 14 दिन की विधानसभा 4 दिन में खत्म हो जाती है, तो उनको इससे सरकार की बचत होती है, जनहित के मुद्दों का नुकसान होता है। इसी विधानसभा में ऐसे उदाहरण है, विपक्ष ने धीरज पूर्वक अगर चर्चा की है और प्रमाणित कर दिया है कि फला आदमी दोषी है, तो कलेक्टरों के ट्रांसफर हुए हैं, अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, हाउस में ही घोषणाएं हुई हैं, मंत्रियों को कटघरे में खड़ा प्रमाण के साथ किया है, हंगामे के साथ नहीं, प्रमाण के साथ किया है। अब वो मुझे नाम भी याद आ गए हैं, लेकिन उसका कोई उल्लेख नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो बाकायदा इस्तीफा तक हुआ है मंत्री का। तो कहने का अर्थ जो है, उसमें सदन में चर्चा लेनी चाहिए। हद से हद क्या होगा, ये होगा कि विपक्ष कह रहा है कि अभी हाल चर्चा करो, सत्ता कह देगी कि कल चर्चा करेंगे। इसी सदन में ऐसे उदाहरण भी हैं कि अतिरिक्त समय लेकर के रात को 12-12 बजे तक चर्चा हुई है। ये जो आज उन्होंने, जो विपक्ष ने चर्चा में जो सहयोग दिया है, और विधानसभा अध्यक्ष जी की भी मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने विपक्ष को भी विश्वास में लिया और उनकी बात को लेकर के विपक्ष के कुछ लोग तैयार हुए और चर्चा आरंभ हुई। तो उनको, विपक्ष को ये चाहिए कि हाउस में चर्चा पर जोर दे। अगर सरकार 4 दिन में सत्र खत्म करना चाहती है, तो सरकार विवश हो जाए कि सत्र जो है 5 दिन चले, 6 दिन चले। तो कहीं ना कहीं उनको सदन में चर्चा लेनी चाहिए। और विशेषकर 2 चीजें, सरकार किसी की भी रहे, कांग्रेस की रहे या भाजपा की रहे, जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो और बजट भाषण हो, और राज्यपाल महोदय का उत्तर हो और बजट भाषण का उत्तर हो, इस पर बिल्कुल हंगामा नहीं होना चाहिए। हंगामा भी किसी को शोर करना है तो बहुत सारे अवसर हैं। ये जो 2 अवसर छोड़ करके सदन में आपको जो करना है, कार्रवाई रोकना है, जो ध्यानाकर्षण लाना है, बैल में आना है, बाकआउट करना है, ये जो 2 अवसर होते हैं, इसमें सरकार की थीम होती है। वो थीम कहीं ना कहीं अगर डिटेल में आएगी तो जनता के सामने आएगा। अगर बजट भाषण चल रहा है और नारेबाजी चल रही है, जनता ठीक से सुन ही नहीं पाएगी कि क्या होगा। तो ये जो है, विपक्ष को जो है, सत्ता को कम से कम विधानसभा में बातचीत के लिए मैं तो सहयोग करना चाहिए। तो पवन जी, देखिए, चर्चा हो गई, हो सकता है कि कोई त्वरित नतीजा नहीं निकला हो, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न भी लगे होंगे, और भी तो तमाम मुद्दे हैं। आपको नहीं लगता कि सिर्फ इसी हंगामे की भेंट अगर ये सत्र चढ़ गया तो ठीक है, आप सरकार को जिम्मेदार ठहराओगे, चर्चा से भाग गए, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण विषय रह जाएंगे। तो थोड़ा धैर्य से इसको आगे बढ़ाइए। 4 दिन बाद कहिए, देखिए आज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ा लॉजिकल लगेगा। नहीं, देखिए, ठीक, आप ठीक बोल रहे हैं, कई सारी चीजों में धैर्य दिखाना चाहिए, लेकिन जब इतिहास किसी सरकार का होता है, जब पहले के आकलन को देखा जाता है कि पहले उस धैर्य का नतीजा क्या निकला, तो आदमी को इससे धैर्य रखने को थोड़ा सा कंजूसी करनी पड़ती है, या थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि धैर्य का कोई मतलब नहीं निकला। अभी आदरणीय रमेश जी जैसे बोल रहे थे कि बजट में सरकार की थीम होती,
वो थीम सबको पता है क्या थीम होगी, हर व्यक्ति को पता है। भाजपा जब से सरकार में आई बस जो सत्र के समय होता है उसको कम करती जा रही। इनका थीम पता है कि 88,000 करोड़ का कर्जा लेके कर देंगे, ये नहीं बताएंगे। आज तक का सबसे बड़ा बजट 16% हमने बढ़ा करके बजट कर दिया। अरे महाराज ये भी तो बताओ, आज तक का सबसे बड़ा कर्जा भी लिया है ना, सबसे बड़ा कर्जा भी ले रहे हो ना। अब हम पूछेंगे कि लाडली बहना को शिवराज सिंह चौहान चिल्ला चिल्ला के 10 तारीख आने वाली है, इस साल लाडली बहना की राखी खुशियों वाली है, अब 3,000 क्यों नहीं दे रहे भैया? अब हम ना पूछे 450 रुपए सिलेंडर टक पूरा भाषण दे डाले। अब 450 रुपए कितने लोगों को सिलेंडर दे रहे हो बता दो भैया, ना पूछे हम। किसानों की दुगनी करने का ढमा पीटे, 750 किसान वहां मौत हो गई, उनके बारे में ना पूछे हम। किसानों के दुगनी करने की बात की थी और किसान आत्महत्या कर रहा, हम ना बोले। किसान बोल रहे हैं कि खाद बीज मिल नहीं पा रहा है। अब एमएसपी पे बोले 27 रुपए क्विंटल गेहूं लेंगे, अब वो गेहूं नहीं ले रहे। आज शिवराज सिंह चौहान पे मैं बहुत सुन नहीं पाया, कुछ बता रहे थे कि हम ले रहे हैं एमएसपी पे ले रहे हैं। जब 2700 बात किया भैया तो उस पे लो ना गेहूं आप। तो इनका तो जो थीम है, थीम समझ में आई। एक समय थीम थी स्मार्ट सिटी, एक समय थीम थी बुलेट ट्रेन, एक समय थीम थी 15 दिन में काला धन वापस आएगा, एक समय थीम थी 100 दिन में काला धन 15-15 लाख सबको मिलेंगे, हर साल 2 करोड़। ये जो थीम है फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, ये थीम को बना करके ज्वलंत मुद्दों पे फ्रस्ट्रेशन में आ गए का प्रयास करते हैं। फ्रस्ट्रेशन। 2 मिनट मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन से बोले तो शिवम जी क्या बोलते हैं कि कुछ कॉलेजों की कांग्रेस के समय मिली थी। अरे भैया जब तुम कांग्रेस को ही आइडियल बना के चल रहे हो, अपना तो बताओ कुछ अपना। ये आज की बात करोगे तो 76 में चले जाएंगे। हम अपने डायनामिक प्रधानमंत्री, सबसे सशक्त प्रधानमंत्री, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू की बात करने लगेंगे। अरे भैया अपनी बात करो, आपने तो ढिढोरा पीटा था ना कि सत्ता जनता ने जवाब अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री का क्या मतलब हो गया? व्यापम जैसा घोटाला हुआ था, उसके बाद अगर आपकी नीतियां इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा काम करना चाहते थे तो अगला घोटाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद घोटाले। अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री का क्या मतलब? क्लियर था। अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री का मतलब क्या? अरे वैश्विक, उसको मैं थोड़ा लिबरलाइज कर दिया, वैश्विक प्रधानमंत्री। अच्छा वैश्विक। कई बार डिबेट में बोले कि पूरा विश्व थरथरा रहा है, विश्व डर रहा है मोदी जी से। जी चलिए, तो वैश्विक कहना चाह रहे थे, वो अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, पवन जी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री उनके भी हैं, लेकिन जो भी बात कहें प्रधानमंत्री देश के होते हैं, सम्मान पूर्वक कहें। और हमेशा मुझे वह संस्मरण भी याद है जब मनमोहन सिंह जी के बारे में पाकिस्तान ने बहुत ही नकारात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया था, तो मोदी जी जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने उसकी कड़े शब्दों में निंदा की थी। कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री से कितने भी विरोध हो सकते हैं, लेकिन उनकी मर्यादा के विहीन अगर कोई व्यक्ति बात करेगा तो मैं उसके खिलाफ उनके साथ खड़ा हूंगा। दूसरा, जो पवन जी ने इतने सारे विषय रखे, तो जब विधानसभा में आप शोर शराबा कर रहे थे तो उस दौरान आप इस समय का सदुपयोग इस प्रकार की सार्थक चर्चा के लिए भी कर सकते थे, या विषय आप रखते कि हमने यह नहीं किया वह नहीं किया, तो हम फिर उस पर उसका जवाब देते और चीजें आगे बढ़ती। दूसरा, जो इन्होंने कहा कि भी हमारी योजनाएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं, इन्होंने तो राहुल गांधी ने तो 1 से 10 तक की गिनती ऐसे उंगलियों पर की थी और कहा था कर्जा माफ होगा, कर्जा माफ नहीं किया। हमने तो यह कभी नहीं कहा कि हम इतने दिन में कर देंगे। 5 वर्षों के लिए जनता का जनादेश हमें मिला है और अप्रतिम जनादेश मिला है, न भूतो न भविष्यति मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा किसी कोई जनादेश नहीं रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर उस जनादेश का सम्मान करते हुए हम पूरी तरीके से लगातार एक के बाद एक जितनी भी हमारे संकल्प पत्र में मोदी जी की गारंटियां हैं उनको पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश की जनता का हमारे साथ विश्वास है कि चाहे एमएसपी का प्रश्न हो, सिलेंडर का प्रश्न हो, नौकरियों का प्रश्न हो, वह तमाम चीजें मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली जनहितैषी सरकार पूर्ण करके दिखाएगी। और कांग्रेस अगर इन विषयों पर सदन में चर्चा करती, इन विषयों पर सदन में सवाल उठाती तो शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन कांग्रेस ने सदन में इसको सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाने दिया और पूरी तरीके से न बजट के भाषण को सुना, न उसमें आए बिंदुओं को सुना। नहीं तो इनको पता चलता कि बहुत सारी चीजें तो हम वैसे भी क्रियान्वित करने जा रहे हैं अपने संकल्प पत्र में। और अगर पवन जी चाहेंगे तो हम तो चुनाव से पहले रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं। हमारी सरकार ने अपने 180 दिनों का, फिर 6 महीने का, उसके पश्चात लगातार इस प्रकार से अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती जा रही है, तो हम वह भी पवन जी को उपलब्ध करा देंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश के सामने प्रश्न है कि नेता प्रतिपक्ष और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं वो जब व्यापम पर सवाल उठाते हैं तो इनको पूर्व में जाकर के देखना चाहिए कि उमंग सिंगार जी भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो दिग्विजय सिंह के ऊपर आरोप लगाने से नहीं थक रहे थे। पवन जी अगर आपके पास वीडियो नहीं हो तो मैं चला सकता हूं। दूसरा,
फिर जब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के व्यापम के संदर्भ में एक पेन ड्राइव देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई क्योंकि उस पूरी पेन ड्राइव में छेड़छाड़ की गई थी। तो इस प्रकार की आपकी मनोवृत्ति रही थी। यह पूरी जांच न्यायपालिका के संरक्षण में हो रही है। अगर आपके पास इतना कोई प्रमाणित तथ्य है तो आप ले जाकर के न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत करिए और उस पर जवाब हम देंगे, वहां पर सरकार जवाब देगी। लेकिन कांग्रेस के पास कोई न तथ्य है न तर्क है। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को छात्रों के भविष्य की ताक पर रखते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए उपयोग करना चाहती है। और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश के छात्र इस चीज को देख रहे हैं जहां सरकार का पूरा प्रयास है कि हम छात्रों के भविष्य को सुरक्षित कर पाए, इस पूरे जो भी दोषी हैं उनकी वजह से किसी छात्र का भविष्य खराब न हो। वही कांग्रेस पार्टी इस विषय का कितना राजनीतिक फायदा लिया जा सके इस दिशा में अपना ध्यान इंगित किए हुए है। प्रतिक्रिया सर, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि आप अपने अनुभवों का लाभ इन दोनों लोगों को शेयर कर दीजिए, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, कि सदन चलने के क्या सकारात्मक परिणाम होते हैं। क्योंकि पिछले 10-12 सालों में सदन शने शने सिकुड़ते चले जा रहे हैं। हमने वो कभी नहीं सुना कि 12 बजे तक चल रहे हैं और चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी जो सब हो रहा है ये सुखद है, अभी तक सदन चल रहा है। क्या कहें? देखिए, यहाँ पर विपक्ष को ये चाहिए, ये जो घोटाला हुआ है, घोटाला तो हुआ है, उसमें कोई शक नहीं, घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जांच बहुत अच्छे हो और इसके लिए जो जिम्मेदार सरकारी तंत्र में लोग बैठे हुए हैं और बाहर लोग बैठे हुए हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। इस मामले में उनको सहयोग करना चाहिए मीडिया के बजाय। ऐसे उदाहरण मध्य प्रदेश में ही ऐसे उदाहरण है और दोनों सरकारों में है, कांग्रेस में भी है और विपक्ष में भी है। किसी बड़ी कार्रवाई के तहत विपक्ष ने सरकार को पूरा सहयोग किया, मंत्री ने कह दिया कि अभी इसको मीडिया में नहीं जाना, तो नेता प्रतिपक्ष मीडिया में नहीं गए और मीडिया में फिर वो तभी गए जब वो गिरफ्तारी हो गई। तो जब तक इस तरह का सहयोगात्मक रहेगा तो ही ये भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा, वरना हम राजनीतिक आरोप लगाते रहेंगे। वो कहेंगे भाजपा के शासन में हुआ, वो कहेंगे कांग्रेस के शासन में हुआ, तो भ्रष्टाचारियों को बच के निकलने की गली मिलती है। तो इस कम से कम कदाचार के मामले में दोनों को एक साथ मिलकर के कार्रवाई करनी चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का एक उपयुक्त सुझाव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा होता है, तनातनी होती है, तकरार होती है, तो जो वास्तविक दोषी हैं किसी घोटाले के, किसी समस्या के, किसी कदाचार के, उनको एक सेफ पैसेज मिलता है। तो निश्चित रूप से कार्रवाई तभी होगी जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक परिपूर्ण समायोजन के साथ काम करें। और जब घोटाला हुआ है तो उसमें इतिश्री ना करें, इसकी जड़ तक जाएं। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया है, वैसे भी मेडिकल एजुकेशन के लिए मध्य प्रदेश व्यापम के बाद से बदनाम है, तो उस पर बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत है। उस समय के जो मेडिकल एजुकेशन के आयुक्त थे, जो यूनिवर्सिटी के बड़े पदाधिकारी थे, और उसकी जो सारी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से सब चीजें हैं, तो इसकी एक बाकायदा, इसकी एक न्यायिक जांच हो, एक इस पर दल बनाया जाए। इसकी सीबीआई कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से एक इच्छा शक्ति दिखाए और विपक्ष दिखाए धैर्य कि यह तो एक मुद्दा है, लेकिन इसके अलावे भी बहुत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा सदन में होनी आवश्यक है। निश्चित रूप से पुनः मैं कहूंगा कि विधानसभा अध्यक्ष बधाई के पात्र हैं, जो धैर्यपूर्वक इस हंगामे के दौरान भी सदन को शने शने आगे बढ़ा रहे हैं। तो सदन अपने तय समय सीमा तक चले, जनहित के सारे मुद्दों पर चर्चा हो, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं यह चर्चा समाप्त करूंगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।